हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी में कल आपको मैं पादपों में जनन का एक चार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था पादपों के सेंस में यूँ तो जनन की प्रक्रिया सजीवों में भी मतलब जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन चूंकि अपन वनस्पति विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए उसे मैंने पादपों के सेंस में कहा था। ठीक है। अब जैसे कल आपको मैंने बताया था कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कल भी कहा था और आज फिर से कह देता हूँ। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया की दो मुख्य बातें हैं, ध्यान से सुन लेना। पहली बात तो यह है बेटा, देखो, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संततियाँ आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से अपने जनकों के समान होती हैं। पहली चीज़, एक्चुअल में संतति में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, संतति अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, आकारिकी रूप से और आनुवांशिकी रूप से। और दूसरी बात आपको उसमें ये कहनी थी बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कि देखो अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों के संलयन की क्रिया बिल्कुल नहीं पाई जाती। अब जैसे अपन लैंगिक जनन के बारे में बोले, कल मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बनाया था, तो उसमें मैंने जनन को दो भागों में विभक्त किया था। ठीक है ना, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में इसका जस्ट अपोजिट बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोलोगे अपोजिट? बस वही दो बातें। लैंगिक जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकों का निर्माण और उनका संलयन, तीनों ही क्रियाएं संपन्न होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात बेटा, दूसरी बात आप इसमें ये बोल दोगे कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियाँ अपने जनकों से पूर्णतः भिन्न होती हैं। ठीक है, क्योंकि कक्षा 11 में आपने एक क्रिया पढ़ी थी, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण जीवों में मीन्स लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संततियां अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं। थोड़ा सा अलैंगिक जनन कल आपको मैंने दो भागों में विभक्त करके बताया था। एक भाग उसमें कौन सा था? अनिषेक बीजता या एगेमोस्पोरी। आपको उसकी परिभाषा में मैंने ये बोला था कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीजों का निर्माण तो होता है, लेकिन बीज में उपस्थित भ्रूण के निर्माण के लिए युग्मकों का संलयन नहीं होता। केवल परिभाषा आपको याद करनी है। और उसके बाद अपन आ गए थे अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार पे, जो आज मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो आप ना इस चार्ट को ध्यानपूर्वक, इसमें अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार यानी कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के सारे प्रकारों के नाम एक साथ मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए। तो जरा बोर्ड को देखो, देखिए, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। आपको इसकी परिभाषा मैं कल बता चुका हूँ और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेटाओ, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी भी कायिक भाग से नव पादप का विकास होता है, उसे अपन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि कायिक भाग कौन सा? जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, पादप का कोई भी कायिक भाग यदि नए पादप का विकास करे तो प्रक्रिया कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कायिक जनन की प्रक्रिया को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो बेटा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या जनन कह दो, और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। बता चुका हूँ, प्रवर्धन और जनन एक ही बात है। ठीक है ना, कतई कंफ्यूज मत होना। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं तो बेटा कुछ पादपों में कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। पादप का कोई भी भाग प्राकृतिक रूप से नव पादप का विकास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो,
तनों द्वारा भी हो सकता है, प्राकृतिक रूप से मूल द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों द्वारा भी हो सकता है और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा भी हो सकता है। चारों के बारे में आपको बताया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो बेटा अपन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का पहला प्रकार जान रहे हैं, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो आप सुने कि कुछ पादपों के तने कायिक प्रवर्धन की क्रियाओं के द्वारा नव पादप का विकास करते हैं। सुने आप, एक्चुअल में क्या होता है, तनों पर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, उन पर्वसंधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं और वो अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का विकास कर देती हैं। ये अपन को तने में कहना है। अब बेटा तने में ही अपन विभिन्न प्रकार के तनों के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने बोर्ड पे 8 नाम लिखे हुए हैं, एक बार मैं उन सारे नामों को कह रहा हूँ। तो देखो बेटा गौर से, प्रकंद, कंद, सल्ककंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तरी, अंत्य भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरिका, ये तने के विभिन्न रूपांतरण हैं जो बेटा कायिक जनन या अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा नए पादप का विकास कर सकते हैं। बेटा यदि आप गौर करें तो प्रत्येक नाम के नीचे मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। जैसे प्रकंद के नीचे अदरक और केला, कंद के नीचे आलू, तीसरा लिखा है सल्ककंद, सल्ककंद के नीचे प्याज और लहसुन, चौथा लिखा है घनकंद, इसके नीचे अरबी। रुकिए 1 मिनट के लिए बेटा, ये जो 4 नाम मैंने बोल दिए हैं, कौन कौन से बोले? प्रकंद, कंद, शल्ककंद और घनकंद, ये तने के भूमिगत रूपांतरण हैं। इन चारों में 2 बात कॉमन याद कर लेना। पहली बात तो आपको ये याद करनी है बेटा कि ये तने के भूमिगत रूपांतरण हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भोजन का संचय करते हैं और जब भी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनकी पर्व संधियों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का विकास हो जाता है। चारों में सेम बात है, प्रकंद में, कंद में, शल्ककंद में और घनकंद में। ठीक है ना? थोड़ा सा एक और बात इसमें आपको गौर करनी पड़ेगी। देखिए जैसे कि आप थोड़ा सा एक और बात मैं बता देता हूं कि तने के ये जो भूमिगत रूपांतरण हैं, इनके अंदर खाने योग्य भाग जरूरी नहीं है कि तना ही हो। अब जैसे मैं आलू की बात करूं तो आलू में खाने योग्य भाग भूमिगत तना होता है। केले की बात यदि मैं करूं तो उसमें फल खाए जाते हैं। शल्ककंद, प्याज और लहसुन की बात करूं तो उसके अंदर मांसल पत्तियां खाने योग्य होती हैं। सुन लिया ना? अरबी में भी तना ही खाया जाता है। तो इनके अंदर खाने योग्य भाग अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन में अगले 4 भाग, ऊपरी भूस्तरी, अंत्य भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरिका। तो देखो बहुत सरल है। ऊपरी, पहली बात तो आप ये सुनो जो इनमें चारों में कॉमन है, वो ये है कि ये ना दुर्बल तने होते हैं जो क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, चाहे तो भूमि पर या फिर जल की तली पर, जल की सतह पर भी कह सकते हैं, जैसे कि भूस्तरिका में होता है। देखो ऊपरी भूस्तरिका में तो आप क्या बोलोगे कि तने के आधारी भाग से निकलने वाली पार्श्व शाखा भूमि की सतह के ऊपर क्षैतिज वृद्धि करती है। अंत्य भूस्तरी में क्या लिखोगे? तने के आधारी भाग से निकलने वाली शाखा भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और कुछ समय पश्चात बाहर भी निकल आती है।
भूस्तरीय विशिष्ट प्रकार के अर्धवायवीय तने के रूपांतरण हैं। इनमें भी पर्व संधियों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं से नीचे की ओर अपस्थानिक मूलों का और ऊपर की ओर प्ररोहों का विकास होता है। क्लियर है? एंड चौथा भूस्तरीय का कल भी थोड़ा सा आपको मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। ये प्राय जलीय पादपों में पाए जाते हैं। इनमें एक पर्व वाला तना उपस्थित होता है। पर्व के दोनों किनारों पर उपस्थित पर्व संधियां कायिक प्रवर्धन की क्रिया के द्वारा नीचे की ओर अपस्थानिक मूलों का और ऊपर की ओर वायवीय प्ररोहों का विकास करती हैं। तो बेटा ये सारे खत्म हो गए। तो आपको एक बार मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। देखो, आपको मैंने बताया कि तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के भूमिगत और अर्धवायवीय तनों द्वारा व्यक्त की जाती है प्राकृतिक रूप से। सब नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आते हैं अपन मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन। केवल एक लाइन आपको याद करनी है कि पादपों की मूसला एवं अपस्थानिक मूलें कायिक प्रवर्धन के द्वारा नव पादप का विकास कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरूद एवं शीशम, ठीक है, ये तो मूसला मूल हैं जिनसे या जिन पर उपस्थित पर्व संधि क्या कलिका ही बोल दो अब आप, इनकी जड़ों पर उपस्थित कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पादप का विकास कर देती हैं। और अपस्थानिक मूलों में शकरकंद, एस्पेरेगस और डहेलिया ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है ना? पत्तियों द्वारा दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। एक तो बेगोनिया और दूसरा बेटा ब्रायोफिलम। बेगोनिया और ब्रायोफिलम, ठीक है ना? इनमें पत्तियों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नव पादप का विकास करती हैं। पत्तियों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नव पादप का विकास करती हैं बेगोनिया और ब्रायोफिलम में। ठीक है ना? तो अपन ने तनों द्वारा, मूल द्वारा, पत्तियों द्वारा और अब अपन पढ़ेंगे पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। पत्र प्रकलिकाएं क्या होती हैं? एक मिनट सब इधर देखें। पत्र प्रकलिकाएं, थोड़ा सा इसको सुनना पहले, ध्यान से देखो बेटा। जब भी किसी पादप का विकास होता है, ध्यान से सुने, तो पादप पर दो प्रकार की कलिकाएं विकसित होती हैं। एक को तो अपन बोलते हैं बेटा कायिक कलिका, कायिक कलिका, और दूसरी को अपन बोलते हैं पुष्पीय कलिका। ध्यान से सुनना, ये आपके लिए नया टॉपिक है। कायिक कलिका जो होती है वो पादप के विभिन्न कायिक भागों का निर्माण करती है। पादप के विभिन्न कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि। और पुष्पीय कलिका के द्वारा बेटा पुष्पों का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ पादपों में पुष्पीय कलिका का रूपांतरण एक बहुकोशिकीय मासल संरचना में हो जाता है, और वही बहुकोशिकीय मासल संरचना पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स कहलाती है। ठीक है ना? या इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इधर तो मैंने लिख दिया पुष्पीय कलिका और तीर का निशान लगा के लिख दिया मासल बहुकोशिकीय संरचना। मासल बहुकोशिकीय संरचना। तो देखो, अब इसकी परिभाषा आप कैसे कह सकते हैं, मैं कह के बताता हूँ। आप कैसे बोलोगे? कुछ पादपों में पुष्पीय कलिका रूपांतरित होकर मासल बहुकोशिकीय संरचनाओं का विकास करती है। इन्हीं
मांसल बहुकोशिकीय संरचनाओं को पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स कहते हैं। जब ये रचनाएं परिपक्व हो जाती हैं तो परिपक्व होने के पश्चात ये जमीन पर गिर जाती हैं, ठीक है ना, और गिरने के पश्चात एक नए पादप का विकास कर देती हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ आके अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। अब दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा आपके सामने बोर्ड पे लिखा है और मैं इसको दोबारा से और लिख देता हूँ। देखिए सब ध्यान से, बीचों बीच में मैंने लिखा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसको बेटा अपन 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। पहला भाग बेटा इसमें कर्तन, कर्तन को कटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है स्तंभ कर्तन और दूसरा प्रकार इसमें मूल कर्तन, 2 हो गए। ऐसे ही दूसरा भाग अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें दाब विधि, इसको भी अपन 2 भागों में विभक्त करेंगे, एक तो टीला दाब विधि और दूसरी बेटा वायु दाब विधि, और इसी का दूसरा नाम है गुट्टी लगाना, ठीक है। अब इधर आइए, तीसरा प्रकार, और तीसरा प्रकार कहलाता है रोपण। 4 प्रकार का रोपण पढ़ेंगे अपन, लगभग एक जैसा है, कोई विशेष बात नहीं। जिभ्यारोपण, रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और चौथा बेटा कलिका रोपण। तो अब आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सुने, ध्यान से सुनना बेटा, तभी आपको समझ में बैठ पाएगा। देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से उन्नत तकनीकों के माध्यम से होगी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसमें अपन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें उन्नत तकनीकों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से मात्र जनक पादप से नव पादप का विकास किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना। 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, कर्तन या कटिंग। कुछ भी नहीं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है नाम से, कि कर्तन या कटिंग वास्तव में मूल अथवा स्तंभ के उपयुक्त आकार के टुकड़े होते हैं जिन्हें भूमि में रोपित करते हैं। उन्हीं से अपस्थानिक मूलों के विकास को प्रेरित करवाया जाता है और नव पादप विकसित हो जाता है। तो कर्तन या कटिंग में केवल इतना ही कहना है। एक बात यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, देखो बेटा, अपस्थानिक मूलों के विकास हेतु वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जैसे IAA, IBA आदि का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो कर्तन या कटिंग आपको मैं बता चुका हूँ, स्तंभ या मूल के उपयुक्त आकार के टुकड़े होते हैं जिन्हें भूमि में रोपित करके अपस्थानिक मूलों के निर्माण का प्रेरण करवाया जाता है, ठीक है। देखिए 2 भागों में बांट दिया, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। स्तंभ कर्तन यानी कि स्तंभ के टुकड़े को तिरछा भूमि में रोपित करते हैं। रोपित करने से पूर्व उसे किसी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के उपयुक्त घोल वाले विलयन में डुबोते हैं ताकि उस स्तंभ के ऊपर अपस्थानिक मूलों का प्रॉपर परिवर्धन हो सके। सेम वे मूल कर्तन,
मूल कर्तन के अंदर मूल का उपयुक्त आकार का टुकड़ा होता है जिसे भूमि में ऊर्ध्व स्थिति में रोपित किया जाता है। ठीक है ना। मूल पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं कुछ समय के पश्चात निर्माण कर देती हैं नव पादप का। तो ये कर्तन खत्म हो गया। तो क्या सीखा आपने कर्तन में? कर्तन में आपने सीखा बेटा, बहुत सरल सी बात, कर्तन में आपने सीखा, ध्यान से सुने, कि स्तंभ अथवा मूल के उपयुक्त आकार के टुकड़े जिन्हें भूमि में रोपित कर नव पादप का विकास किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरे प्रकार पे आ जाइए, दाब विधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस विधि के अंदर नए पादप का विकास दाब को प्रयुक्त करके किया जाता है। और इसमें बेटा ये दो विधियां बता रखी हैं, एक तो है टीला दाब विधि और दूसरी है बेटा वायु दाब विधि या गुट्टी लगाना। दोनों को अभी मैं बता रहा हूं। देखो, टीला दाब जो विधि है ना, वो तो छोटे आकार के पादपों में की जाती है। जैसे झाड़ीनुमा कोई पादप है तो उनके जो भूमि के निकट की शाखाएं हैं उन शाखाओं को जमीन में रोपित कर देते हैं। ये कर दिया, ठीक है ना। तो जो भाग अपन ने रोपित किया है उस भाग पर उपस्थित पर्वसंधियां प्रस्फुटित हो जाती हैं अनुकूल वातावरण होने पर। इन्हीं पर्वसंधियों पर उपस्थित कलिकाओं से नीचे की ओर अपस्थानिक मूलों का और ऊपर की ओर प्ररोह का विकास प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात अपन इस भाग को काटकर भूमि में रोपित कर सकते हैं। ये तो टीला दाब विधि के अंदर होता है। और वायु दाब और गुट्टी लगाना विधि, इसमें क्या होता है? ये पादप है बेटा, ये विधि एक्चुअल में ऊंचे वृक्षों में होती है। वे वृक्ष जो बड़े आकार के होते हैं उनमें क्या करते हैं, जैसे ये उसकी शाखा है, इस शाखा के छाल वाले भाग को वलय बना करके हटा देंगे और इसके ऊपर मॉस पादप, रुई अथवा गीली मिट्टी लिपेट देंगे। तो ये हो गया गुट्टी लगाना। और बेटा ऊपर वाली शाखा के ऊपर एक मटकी लगा देंगे, मटकी में एक छिद्र करके एक धागा पिरो के इस गुट्टी के ऊपर सेट कर देंगे। तो मटकी में से पानी निकल के इस गुट्टी के ऊपर आता रहेगा। कुछ ही दिनों पश्चात इस शाखा का मूलन होने लगेगा। मूलन एक्चुअल में मूलन क्या है? ये ना अपस्थानिक मूलों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। उस अवस्था में इस मूलित की गई शाखा को पादप से हटाकर भूमि में रोपित कर सकते हैं। और जब अपन इसको भूमि में रोपित करेंगे तो ना इस शाखा से एक नए पादप का विकास हो जाएगा। सुन लिया आपने? तो ये दाब विधि हो गई। आपको मैं बता चुका हूँ दाब विधि के अंदर क्या किया जाता है। दाब विधि के अंदर टीला दाब विधि एंड वायु दाब विधि या गुट्टी लगाना दो प्रकार या दो तकनीकें प्रयुक्त की जाती हैं। पहली विधि तो है इसमें टीला दाब विधि, आपको मैं बता चुका हूँ, छोटे आकार के पादपों में होती है। पृथ्वी के निकट उपस्थित शाखा को भूमि में दबा दिया जाता है। शाखा पर उपस्थित पर्व संधियों पर जो अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं उन अपस्थानिक कलिकाओं से प्रस्फुटन होता है। अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप का विकास कर सकती हैं। सुन लिया? टीला दाब विधि के अंदर। और वायु दाब विधि अथवा गुट्टी लगाना में अपन क्या पढ़ेंगे? इस ऐसे बोल दो कि यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत ऊंचे वृक्षों में की जाती है।
वृक्ष की नीचे वाली शाखा की छाल को वलय बना करके हटा दिया जाता है, हटा दिया। उसके पश्चात इस शाखा को गीली मिट्टी, रुई, गीली मिट्टी, रुई अथवा गीली मिट्टी, रुई अथवा तीसरी चीज मॉस पादप, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं मॉस, इनके द्वारा लपेट दिया जाता है। एक्चुअल में अपन इस शाखा को अपस्थानिक मूलों के निर्माण के प्रेरण हेतु उपयुक्त बना रहे हैं। अब इससे ऊपर वाली शाखा पर एक मटकी लटका दी जाती है, मटकी में छेद कर दिया जाता है, पेंदे में एक धागा पिरो करके उस कटे हुए भाग के ऊपर रख देते हैं। इस शाखा के अंदर मूलन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अपस्थानिक जड़ों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जब शुरुआत हो जाती है तो आप इस शाखा को यहाँ से काटकर भूमि में रोपित कर सकते हैं, और जब आप इसे भूमि में रोपित कर देंगे तो एक नए पादप का विकास यहाँ से, यानी कि मूलित की गई शाखा से हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि पर आइए। कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि रोपण, नाम से ही पता चल रहा है, या इसको ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। एक्चुअल में दो पादपों को जोड़ने की कला रोपण कहलाती है। मतलब इस प्रक्रिया के अंदर दो पादपों को जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे ये पहला जिभ्यारोपण, दूसरा फच्चर रोपण, तीसरा क्रीट रोपण, चौथा कलिका रोपण। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सब इधर देखो, एक तो निम्न गुण वाला पादप होता है, इस पादप को तो स्कंध कहते हैं, और एक बेटा उच्च गुण वाला पादप होता है, इस पादप को कलम कहते हैं। ठीक है, तो देखो निम्न गुण वाले पादप यानी कि स्कंद के ऊपर उच्च गुण वाले पादप के किसी एक भाग विशेष को रोपित कर देते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पादपों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, आपस में जोड़ा जाता है। इन दोनों को किसी धागे के द्वारा बांध देते हैं। बांधने के पश्चात क्या होता है, सुने आप, देखो एक पादप अपन ने ये ले लिया और दूसरा पादप, जैसे मान लो ये तो इसका बेस हो गया स्कंद, इसमें मान लीजिए मैंने टी आकार की एक खांच बना दी। उच्च गुण वाले पादप से टी आकार का एक भाग लेते हैं और इस भाग को इसमें सेट करके बांध देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों पादपों के संवहन ऊतक आपस में संयुक्त हो जाते हैं। संयुक्त हो जाने के पश्चात कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है और निम्न गुण वाले पादप के अंदर उच्च गुण वाले पादपों के लक्षण डेवलप होने लगते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के अंदर दो अलग अलग लक्षणों वाले पादपों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आज कल आपका ये लेसन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो भी छोटे मोटे प्रश्न दे रखे हैं उनको आप देख लेना। कोई भी समझ में नहीं आए तो शीट में उस प्रश्न विशेष पर आप टिक कर लेना, आपको सीट भी अवेलेबल करवाई जाएगी, है ना। यहाँ जो समझाने की चीज़ें उन सबको मैं समझाऊंगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको टिक करते चलें और पूरा का पूरा पढ़ते चलें। जैसे ही आपके चारों पाठ मीन्स एक यूनिट पूरी होगी, आपका एक टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है।